नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। हमारा आज का टॉपिक है जापान में सम्राट के पद का औचित्य। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि जापान में सम्राट का जो पद है वो एक संवैधानिक शासक है और सम्राट जो है देश की जनता से बहुत अधिक नैतिक शक्ति और श्रद्धा और सम्मान प्राप्त करता है। तो हम देखेंगे कि आखिर जापान में सम्राट के पद का औचित्य क्या है, क्यों जापान में सम्राट के पद को रखा जाता है। तो हालांकि लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट का पद युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश जब जापान के संविधान की तैयारी कर रहे थे तो ये प्रश्न आया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही सम्राट के पद को रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो इस बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, वाद विवाद हुए, चर्चाएं हुई और अंततः यह निर्धारित किया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ जापान में सम्राट का पद भी बनाए रखा जाएगा। तो जापान में जो इस संस्था को रखा गया है, सम्राट नामक संस्था को रखा गया है, तो उसके निम्न कारण प्रतीत होते हैं। तो मुख्य कारण अगर हम देखें तो ये इस प्रकार है। पहली बात है कि ऐतिहासिक संस्था है और जनता की श्रद्धा का केंद्र है। हम देखते हैं कि जापानी लोग जो है वो अपने सम्राट को देवता के तुल्य पूजते हैं। उनको लगता है कि उसमें सम्राट में ईश्वर का निवास है और लगभग 2500 वर्षों पुराना ये पद है और जनता ने इतना अभ्यस्त हो गई है कि वो उसकी समाप्ति करना नहीं चाहती। शताब्दियों से जापानियों के हृदय में अपने सम्राट के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव है। वो उसे अपने पिता तुल्य मानते हैं सम्राट को। तो ऐसी स्थिति में वो इस पद को समाप्त करना नहीं चाहते। जापान के नागरिक ही नहीं चाहते कि सम्राट के पद को समाप्त किया जाए। दूसरी बात है कि जापान की जनता की रूढ़िवादिता भी है। जापान जो है वो अंग्रेज़ों की भांति बहुत ही रूढ़िवादी हैं। वो बहुत आसानी से अपनी संस्थाओं को चेंज नहीं करना चाहते और वो मानते हैं कि ये उनके आंतरिक भाग है शासन का और वो नहीं चाहते कि सम्राट के पद की समाप्ति हो। तो इस प्रकार वो चाहते हैं कि चाहे कितना ही आप चेंज कर लो हमारे शासन में, लेकिन उसके जो आंतरिक स्वरूप है उसमें चेंज करो, लेकिन बाहरी स्वरूप को वैसा ही बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार जापान की जनता की रूढ़िवादिता और खुद जापान की जनता सम्राट को बहुत सम्मान से देखती है। तो इसलिए जो है सम्राट के पद को बनाए रखने की मुख्य कारण है। तीसरी बात है कि सम्राट की जो भूमिका है वो बहुत सराहनीय रही है। आरंभ से ही सम्राट का पद जापान में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ब्रिटिश सम्राट स्टुअर्ट प्रथम और द्वितीय या चार्ल्स प्रथम और द्वितीय के समान ही जापान के सम्राट ने कभी भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी बनने का प्रयास नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जापानी संविधान के अंतर्गत तो ये बहुत ज़रूरी किया गया है कि सम्राट की जो है सराहनीय भूमिका है। और दूसरी बात यह है कि सम्राट ने कभी भी निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं बना और कभी भी उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए सम्राट के प्रति जनता के मन में कोई नकारात्मक धारणा नहीं है। अगला पॉइंट है कि सम्राट की शक्ति शून्यता। संविधान में सम्राट की सभी पूर्ववर्ती शक्तियाँ उससे छीन ली गई हैं। मेईजी संविधान में ब्रिटेन के सम्राट को बहुत शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन जो 1947 में लागू हुआ उसमें तो जो है जापानी शक्ति सम्राट की शक्तियाँ बहुत सीमित कर दी गई। सैद्धांतिक रूप से भले ही शक्तियाँ हों, लेकिन व्यवहारिक रूप से सारी शक्तियाँ जो है वो डाइट में निहित कर दी गई। तो लोकतंत्र को आघात नहीं पहुँचाया जा सकता क्योंकि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इसी तरह से जो सम्राट है हिरोहितो, उसकी दूरदर्शिता है। जापान के सम्राट की दूरदर्शिता ने भी सम्राट के प्रति जनता का मर्यादित आचरण बनाए रखा है और वो देवत्व की भावना का त्याग कर जनसाधारण से अधिक संपर्क में रहता है और ये कोशिश करता है कि जापान का जो सम्राट है वो जापानी एकता का प्रतीक हो, वो जापानीपन को बनाए रखा जाए। अब हमने देखा कि जापान के संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 और 7 में सम्राट के पास कुछ कार्य हैं, अधिकार हैं, लेकिन वो उनका निरंकुश उपयोग नहीं करता। जैसे नियुक्तियों संबंधी कार्य है तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन सम्राट का ये कार्य एक औपचारिकता है, उसकी कोई शक्तियाँ अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सम्राट विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है।
इसी तरह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, परंतु इस संबंध में उसकी पसंद का कोई महत्व नहीं है। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे कैबिनेट ने मनोनीत किया है। मुख्य न्यायाधीश का चयन करने की शक्ति कैबिनेट को है। सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है। इसी तरह से प्रमाणित करने का अधिकार है, तो उसके अंतर्गत सम्राट कुछ स्थितियों को प्रमाणित कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी डाइट का अनुसमर्थन ज़रूरी है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि सम्राट की जो शक्ति शून्यता एक मुख्य बात है। इसी तरह से उपाधियां, समारोह और स्वागत संबंधी सम्राट कार्य करता है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, औपचारिक और वास्तविक प्रधान। तो जापान का सम्राट ब्रिटेन के सम्राट की भांति कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान ही है। तो और वो कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह से ही अपने सारे काम करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों की दृष्टि से सम्राट की स्थिति भिन्न है, और किसी पदधारी के कार्य और अधिकार का प्रयोग को देखते हुए हम देख सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। तो सम्राट की जो वास्तविक स्थिति है वो बिल्कुल औपचारिक है, इसीलिए सम्राट की शक्ति शून्यता है। और सम्राट जो है वो काम भी इसी तरह से करते हैं कि वो निरंकुश न प्रतीत हों, और सम्राट जो है प्रभुसत्ता का प्रयोग जो भी करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। तो जापानियों में अपने सम्राट के प्रति बेहद सम्मान है, और ये मानते हैं कि सम्राट जो है वो निरंकुश आचरण नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, सम्राट राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है। जापान का सम्राट जो है, इस बारे में लेडीज़ और बोर्ड नामक एक विचारक हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हमको तमाम ऐसे प्रतीकों की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सके। तो जापान में जो शाही परिवार है वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और शाही परिवार कोशिश करता है कि सारे जापानी उसके साथ लगाव रखें। और जापानियों के लिए बड़ा ये मर्यादा का प्रश्न है। वो कहते हैं कि जनता को लगता है कि हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, 2000 वर्ष के जापानीपन का प्रतीक है, इसलिए वो बहुत सम्राट को बहुत सम्मान देते हैं। क्योंकि आधिकारिक सत्ता तो है वो कैबिनेट और प्रधानमंत्री और डाइट में है, लेकिन फिर भी एक गरिमा का प्रतीक है सम्राट, और जापानियों को लगता है कि वो एक हैं क्योंकि वो सम्राट के प्रति देखते हैं। तो सम्राट भी समय समय पर जापान के लोगों को जब संबोधित करता है तो सम्राट राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सम्राट के द्वारा, शाही परिवार द्वारा राष्ट्रीय एकता को जो है सुदृढ़ किया जाता है। इसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र है जापान में, हम जानते हैं। तो जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, हम जानते हैं। उसमें वास्तविक कार्यपालिका के साथ साथ एक औपचारिक कार्यपालिका की भी आवश्यकता होती है। सम्राट के द्वारा इस औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कार्य किया जाता है। यदि सम्राट पद को समाप्त कर दिया जाए तो उसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति जैसे किसी पदाधिकारी की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार के पदाधिकारी के निर्वाचन की व्यवस्था करनी होगी, और उसकी निष्पक्षता पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। सम्राट एक निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति है। जापान का सम्राट है वो निष्पक्ष है, तटस्थ है, उसको तटस्थ रहना ही होता है। उससे सभी का विश्वास प्राप्त है, उसके निर्वाचन की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राजनीतिक अनुभव से सरकार लाभ उठा सकती है, और कभी कभी उसने अपने महान व्यक्तित्व के आधार पर राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलीय मतभेद भी दूर किए हैं। यहाँ मैं आपको जापान का जो सम्राट है हिरोहितो, उनकी बात ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, और उन्होंने जो है बड़ा जापान के विदेशी सत्ता के अधीन हो जाने पर भी उन्होंने उसका बहुत ऐसा व्यवहार किया जिससे कि विदेशी सत्ता के साथ अपने देश की जनता का समर्थन प्राप्त हो जाए। तो हिरोहितो ने बहुत दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिए। तो इसीलिए जो है सम्राट जो है उसके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अतः संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक निर्वाचित प्रधान की तुलना में भारत के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित प्रधान नहीं अपनाया उन्होंने। तो जापान ने जो है सम्राट का पद अपनाना ही श्रेयस्कर माना, क्योंकि दशकों पुराना सम्राट का पद था, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जापान का जो सम्राट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जापान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका के साथ साथ औपचारिक कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। तो सम्राट औपचारिक कार्यपालिका के आधार पर ही कार्य करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जापान में सम्राट के पद को बनाए रखने का औचित्य है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उसे तैयार कीजिए। अक्सर जापान के सम्राट के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो उसकी आप तैयारी करें। जैसे कि ये पूछा जाता है कि भाई जापान में जो है सम्राट को क्या माना जाता है, तो जापान में सम्राट को सूर्य की संतान माना जाता है। और विधायी क्षेत्र में सम्राट का मुख्य कार्य जो है वो पूछा जाता है कि डाइट के अधिवेशन को आमंत्रित करना, प्रतिनिधि सदन को विघटित करना, संवैधानिक संशोधन विधियों की घोषणा करना, ये सारे कार्य करते हैं। और जापान का जो सम्राट है उसके बारे में पूछा जाता है कि उसका क्या महत्व है। ब्रिटिश महारानी के साथ उसकी तुलना भी पूछी जाती है। तो इसी के साथ सम्राट के बारे में उसको बनाए रखने का मुख्य कारण पूछा जाता है कि क्या कारण है। तो क्योंकि वो ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा के केंद्र है, सम्राट की निरंतर सराहनीय भूमिका रही है, तो आप इन कारणों का औचित्य का इस टॉपिक को तैयार कीजिए। और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।